नमस्कार साथियों। आज हम दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जो 4 अगस्त 2013 को मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। इस पेपर के कुछ प्रश्न पहले हल किए, शेष जो प्रश्न है वो हम हल करेंगे। आज का अपना प्रश्न है, शुद्ध प्रतिरोधी भार के लिए शक्ति गुणांक होता है। यानी शुद्ध प्रतिरोधी भार के बारे में पूछा है तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में शक्ति गुणांक का मान इकाई होता है। यदि शुद्ध कैपेसिटी या शुद्ध इंडक्टिव परिपथ के बारे में पूछ ले तो शक्ति गुणांक होता है 0। तो इसमें क्या हो जाएगा, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के बारे में पूछा है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में शक्ति गुणांक का मान हो जाएगा इकाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इकाई। अगला क्वेश्चन है, जब डीसी मोटर विराम की स्थिति में होती है तो पस्ट ईएमएफ का मान क्या होगा, यानी विरोधी विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। जब मोटर विराम स्थिति में होती है तो विरोधी विद्युत वाहक बल का मान 0 होगा। तो ऑप्शन देखो, आपूर्ति वोल्टता के समान नहीं, आपूर्ति वोल्टता से कम, आपूर्ति वोल्टता के बराबर 0। तो राइट आंसर हो गया डी, यानी 0 होगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, कौन सी वाइंडिंग में फेरों की संख्या कम होती है, यानी फेरों की संख्या किस वाइंडिंग में कम होती है। लो टेंशन वाइंडिंग में, सही है। एचटी वाइंडिंग में, हाई टेंशन वाइंडिंग में, हाई टेंशन वाइंडिंग में ज्यादा होती है, एलटी वाइंडिंग में कम होती है। प्राथमिक वाइंडिंग या द्वितीय वाइंडिंग में, तो प्राथमिक वाइंडिंग और द्वितीय वाइंडिंग का यानी स्टेप अप है या डाउन है, इसका हमें कंफर्म नहीं है। यदि स्टेप अप है यानी अप है तो प्राथमिक में कम होती है, सेकेंडरी में ज्यादा होती है। यदि स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर है तो प्राथमिक में ज्यादा होता है, सेकेंडरी में कम लपेटन होते हैं। तो इसे हम कंफर्म नहीं कर सकते कि प्राथमिक में कम होगी या सेकेंडरी में। जब ये कंफर्म है कि लो टेंशन वाइंडिंग में कम होगी, एचटी में ज्यादा होगी। तो एलटी वाइंडिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, एलटी वाइंडिंग, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक कला प्रेरण मोटर का आरंभिक बल आघूर्ण क्या होगा। एक कला मोटर है, इसका स्टार्टिंग बल आघूर्ण क्या होता है, 0 होता है। यानी सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग बल आघूर्ण 0 होता है। इसलिए इस मोटर को किसी भी विधि से हम प्रचलित करते हैं, जैसे कि स्प्लिट फेज विधि से, यानी फेज को विभक्त करके 2 फेज में परिवर्तित करना। तो इस प्रकार से हम बल आघूर्ण बढ़ाने के, स्टार्टिंग बल आघूर्ण बढ़ाने के लिए इसमें विधि प्रयोग करते हैं। तो एक कला प्रेरण मोटर का स्टार्टिंग बल आघूर्ण क्या होता है, 0 होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी 0। अगला क्वेश्चन है, परीक्षण लैंप को जब पृथ्वी और सक्रिय तार के बीच जोड़ा जाता है तो क्या होगा। यानी जो टेस्टिंग लैंप है उसको पृथ्वी और सक्रिय तार, मान लो एक ये लैंप है, टेस्टिंग लैंप है, ये इसका फेज का सिरा है, और यानी इसका जो लैंप टेस्टिंग लैंप का, और ये दूसरा सिरा है एन। अब क्या कह रहा है कि इस टेस्टिंग लैंप को, इसके जो 2 सिरे हैं, मान लो ये टेस्टिंग लैंप डायरेक्ट पूछा है तो इसमें ये टेस्टिंग लैंप के ये 2 प्रोब्स हो गए। यदि एक को ग्राउंड से जोड़ रहे हैं और दूसरे को सक्रिय यानी फेज से जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, लैंप प्रकाशित होगा। अब ऑप्शन देखो, कम दीप्त होगा, पूर्ण ही प्रकाशित होगा, लगभग पूर्ण प्रकाशित होगा, तो ये भी नहीं होगा। तेज यानी पूर्ण दीप्त होगा, सही है। दीप्त नहीं होगा, फ्यूज हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन राइट होगा कि पूर्ण प्रकाशित होगा तो पूर्ण दीप्त होगा। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, 6 सेलों को जिसमें से प्रत्येक का ईएमएफ 2 वोल्ट श्रेणी में संयोजित किया जाता है तो टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। यानी क्या कह रहा है कि 2-2 वोल्ट के 6 सेल है। मान लो 1 2 3 4 5, ये 6, प्रत्येक सेल है, ये भी 2 वोल्ट का है, ये भी 2 वोल्ट का है, ये भी 2 वोल्ट 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 है। 1 2 3 4 5 और 6 वो सेल है। तो यहाँ टर्मिनल वोल्टता क्या होगी, तो क्या हो जाएगा, प्रति सेल वोल्ट इंटू सेलों की संख्या। प्रति सेल वोल्ट कितना है, 2, सेलों की संख्या कितनी है, 6, तो क्या हो जाएगा 12 वोल्ट। तो यहाँ की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी, 12 वोल्ट। तो राइट आंसर हो गया 12 वोल्ट। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो राइट आंसर हो गया सी, 12 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम मीटर होती है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम मीटर होती है। तो देखो, मो नहीं, ओम नहीं, मीटर क्यूब नहीं, ओम मीटर सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओम मीटर होता है, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है,
भारित किए जाने पर डीसी श्रेणी मोटर की चाल क्या होती है? यानी एक डीसी मोटर को हम भारित कर रहे हैं, भार लगा रहे हैं डीसी मोटर पर, डीसी कौन सी है? श्रेणी मोटर। तो डीसी श्रेणी मोटर पर जो जो भार का मान बढ़ाएंगे तो इसकी गति घट जाती है। तो ऑप्शन देखो, बढ़ जाती है नहीं, घट जाती है, सही है। पूर्वतत्त रहेगी, शून्य हो जाती है भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो जो डीसी श्रेणी मोटर पर भार लगाएंगे तो इसकी गति घट जाएगी। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा कि घट जाती है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग में प्रेरित ईएमएफ क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? यानी ट्रांसफार्मर के अंदर दो वाइंडिंग होती है, एक तो प्राथमिक वाइंडिंग और एक सेकेंडरी। प्राथमिक वाइंडिंग में प्रेरित विद्युत बल स्वप्रेरक प्रेरित विद्युत बल कहलाता है, और सेकेंडरी में जो प्रेरित होता है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी पारस्परिक प्रेरण के कारण प्रेरित विद्युत बल होता है। तो इसमें प्राथमिक का पूछा है, यानी जिसे हम सप्लाई से संयोजित करते हैं उसे हम प्राथमिक कहते हैं, और जिसे हम बाहर से संयोजित करते हैं उसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। तो प्राथमिक वाइंडिंग में प्रेरित विद्युत बल के बारे में पूछा है तो ये होगा स्वप्रेरित ईएमएफ, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। और यदि द्वितीयक वाइंडिंग में प्रेरित विद्युत बल के बारे में पूछ लेता तो होता पारस्परिक रूप से प्रेरित ईएमएफ, यानी बी ऑप्शन बाद में सही होता। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक का पूछा है तो ए सही होगा, स्वप्रेरित ईएमएफ। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में फ्यूज निम्न प्रयोजन से लगाया जाता है, यानी विद्युत परिपथ में फ्यूज क्यों लगाया जाता है? ऑप्शन देखो, परिपथ में बिजली की खपत कम करना, परिपथ में धारा सीमित करना, परिपथ में बाहरी धारा से सुरक्षा करना, परिपथ में धारा बढ़ाना। तो फ्यूज का कार्य क्या होता है? परिपथ में जो बाहर धारा का मान एक नियत सीमा से ज्यादा बढ़ जाता है तो उस स्वयं जलकर परिपथ को सुरक्षा प्रदान करता है। तो परिपथ में बाहरी धारा से सुरक्षित रखना इसका मुख्य कार्य होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि परिपथ में बाहरी धारा से सुरक्षित रखना, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक तुल्यकालिक मोटर का प्रतिशत विसर्पण यानी शिल्प क्या होती है? एक सिंक्रोनस मोटर की शिल्प क्या होती है? तो शून्य होती है, क्योंकि शिल्प क्या होती है कि मोटर की तुल्यकालिक गति और रोटर गति का अंतर शिल्प कहलाता है। जबकि तुल्यकालिक मोटर के अंदर रोटर गति भी तुल्यकालिक गति के बराबर ही होती है और तुल्यकालिक गति वही होती है, यानी रोटर गति और तुल्यकालिक गति समान होती है। तो अंतर शून्य होता है दोनों की गति का, तो शिल्प भी शून्य हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शून्य, यानी किसमें? बी ऑप्शन में देखो तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, 0% है। अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिकला प्रेरण मोटर के दो आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में बदल दिया जाता है तो क्या होगा? यानी त्रिकला मोटर है, उसके दो टर्मिनलों को इंटरचेंज कर रहे हैं तो इसके अंदर जो जो गति होगी वो विपरीत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसका कलाक्रम भी विपरीत हो जाएगा। तो कलाक्रम विपरीत होते ही मोटर के घुमाव की डायरेक्शन विपरीत हो जाएगी। तो ऑप्शन देखो, मोटर की चाल शून्य हो जाएगी, चाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मोटर की चाल बढ़ जाएगी, नहीं। मोटर कम चाल पर उसी दिशा में चलती रहेगी, ये भी नहीं होगा। तो मोटर उल्टी दिशा में घूमती रहेगी, सही है। यानी जो ही हम दो तारों को इंटरचेंज करेंगे तो कलाक्रम विपरीत हो जाएगा, कलाक्रम विपरीत होते ही मोटर विपरीत दिशा में घूर्णित हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो गया? डी, मोटर उल्टी दिशा में घूमती रहेगी। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का शून्य बार पर शक्ति गुणांक सदैव होता है, यानी ट्रांसफार्मर को बिना बार पर हम प्रचलित करते हैं तो इसका शक्ति गुणांक क्या होता है? पश्चगामी होता है, यानी एक तो संभावना कम रहती है कि नहीं होता है क्योंकि वो इंडक्टिव प्रकार का हो गया, तो पश्चगामी होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, पश्चगामी। अगला क्वेश्चन देखो, एक इलेक्ट्रॉन में होता है, एक इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? नियत धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, परिवर्तित धनात्मक आवेश, इनमें से कोई नहीं। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो ऋणात्मक आवेश होता है। और कितना होता है इसका इलेक्ट्रॉन का मान? यानी एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम, और वो भी कौन सा? ऋणात्मक। तो कितना इसमें क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन में होता है ऋणात्मक आवेश होता है, कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम ऋणात्मक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋण आवेशित प्रकार का होता है, तो ऋणात्मक आवेश, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एन कोटि के अर्धचालक पर आवेश होता है, यानी एन कोटि के अर्धचालक का आवेश क्या होता है?
ऋणात्मक है। त्रिकोटि के अर्धचालक का आवेश क्या होता है? धनात्मक है। यानी n, ये जो पंच संयोजी तत्व होते हैं वो n प्रकार के होते हैं, तो क्या हो जाएगा, आवेश क्या हो जाएगा इनका? ऋणात्मक, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है इनमें। और त्रिसंयोजी होते हैं वो p प्रकार के होते हैं, इसमें क्या होती है? होल्स की अधिकता होती है, तो इनका आवेश क्या हो जाता है? धनात्मक। तो इसमें n कोटि के अर्धचालक प्रभुत्व है, तो n चालक के अर्धचालक, n कोटि के अर्धचालक का आवेश ऋणात्मक होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऋणात्मक है। अगला क्वेश्चन है, पेन संधि निम्न की भांति व्यवहार करता है। यानी पेन संधि है वो किसकी भांति कार्य करता है? टेट्रोड, टेट्रोड, ट्रायोड, डायोड, तो वह एक डायोड की भांति कार्य करता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेन संधि को हम डायोड कह सकते हैं, तो डायोड की भांति कार्य करता है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर का पश्च ईएमएफ यानी बैक ईएमएफ निम्न कारक पर निर्भर करता है। एक डीसी मोटर है, इसका जो विरोधी विद्युत वाहक बल है किन कारकों पर निर्भर करता है? तो एक डीसी मोटर का विरोधी विद्युत वाहक बल ईबी बराबर किन किन कारकों पर निर्भर करता है? ईबी बराबर होता है पाई जेड एन पी बट्टा 60 ए। ईबी बराबर यानी विरोधी विद्युत वाहक बल फ्लक्स, चालकों की संख्या, गति, पोलों की संख्या और समांतर पथों की संख्या, इन कारकों पर निर्भर करता है। ऑप्शन देखो, आर्मेचर में चालकों की संख्या, चालकों की संख्या जेड इन पर निर्भर करता है। मोटर की चाल यानी इस पर भी निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र, सामर्थ्यता यानी फ्लक्स, इस पर भी निर्भर करता है, ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी जो दे रखे हैं इन सभी पर विरोधी विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, तो राइट आंसर क्या हो गया? डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कुंडली में प्रेरित ईएमएफ निम्न पर निर्भर करता है। एक कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है? लपेटन की संख्या, सही है, इस पर करता है। फ्लक्स बदलने में लगा समय, इस पर भी करता है। इसके साथ संबंध फ्लक्स का बदलाव यानी फ्लक्स परिवर्तन की दर, इस पर भी निर्भर करता है। तो एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उपरोक्त जो दे रखे हैं इन सभी पर निर्भर करता है, तो राइट आंसर क्या हो गया? डी, उपरोक्त सभी यानी ये सभी। अगला क्वेश्चन है, कुंडली में प्रेरित ईएमएफ की दिशा निम्न द्वारा ज्ञात की जाती है। एक कुंडली है, इसके अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है इसकी दिशा ज्ञात करने का जो सिद्धांत वो क्या है? लेंज का नियम होता है। यानी एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है? E बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होती है उसकी दिशा माइनस है, ये क्या है? लेंज का नियम है, तो लेंज के नियम से ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन देखो, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, लेंज का नियम, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फैराडे का नियम, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेंज का नियम, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जब धारा 0.5 एम्पीयर प्रति सेकंड की गति से बदल रही है, यदि प्रेरित ईएमएफ 2 वोल्ट है तो कुंडली का स्व प्रेरकत्व क्या होगा? क्या कह रहा है? इसी सूत्र से हल हो जाएगा कि डी आई अपॉन डी टी बराबर, क्या कह रहा है? डी आई अपॉन डी टी बराबर है 0.5 एम्पेयर प्रति सेकंड, और ई बराबर क्या है? ई बराबर है 2 वोल्ट, तो एल बराबर क्या होगा? तो ये सूत्र ये लग जाएगा, तो एल बराबर क्या होगा? माइनस तो है, लेंस का नियम यानी दिशा विपरीत होती है, तो एल बराबर क्या हो जाएगा? एल बराबर हो जाएगा, देखो ई, अब देखो डी आई अपॉन डी टी का डायरेक्ट मान दे रखा है, तो ई बट्टा डी आई अपॉन डी टी ये कह सकते हैं हम। तो ई का मान क्या है? 2, डी आई अपॉन डी टी का मान बता रखा है 0.5, तो क्या हो जाएगा? 4 हेनरी। इंडक्टेंस है हेनरी में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हेनरी। तो इसमें डायरेक्ट पूछा है कितना होगा, तो 4 होगा, यानी ये हेनरी में होगा 4, तो राइट आंसर हो गया स्व प्रेरकत्व का मान होगा 4 हेनरी, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संयोजन के लिए ऊर्जा मीटर में टर्मिनल होते हैं। यानी एक ऊर्जा मीटर होता है, इसके अंदर कितने टर्मिनल होते हैं? अब ये दिन कुछ बताया नहीं है कि ये सिंगल पेज है या 3 पेज। तो सिंगल पेज ऊर्जा मीटर के अंदर तो होते हैं 4 टर्मिनल, यानी 2 इनपुट के 2 आउटपुट के। 3 पेज होता है, तो 3 पेज है
तो 3 तत्व 4 प्रकार का ज्यादातर हम कहाँ में लेते हैं, उसमें होते हैं 8 टर्मिनल। और यदि 3 तत्व 3 तार प्रकार का होता है तो उसमें होते हैं 6 टर्मिनल। तो इसमें कन्फर्म दे नहीं रखा है तो हम मानेंगे कि ये सिंगल फेज ये ऊर्जा मीटर है। तो सिंगल फेज ऊर्जा मीटर में टर्मिनलों की संख्या कितनी होगी, 4। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 4 टर्मिनल। अगला प्रश्न है, डीसी मशीन का योग निम्न का बना होता है, यानी जो बाह्य बॉडी होती है, योग होता है, वो किसका बना होता है, वो ढलवां लोहे का बना होता है। तो ऑप्शन देखो, एल्यूमिनियम, तांबा, सिलिकॉन स्टील या ढलवां इस्पात। तो राइट आंसर हो जाएगा ढलवां इस्पात, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा, ढलवां इस्पात का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पदार्थ में सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोधकता है, यानी जो दे रखे हैं इनमें से सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोधकता यानी सबसे अच्छी चालकता किसकी है। एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी, लोहा। जो दे रखे हैं इनमें चांदी की चालकता सबसे ज्यादा है, यानी विशिष्ट प्रतिरोधकता सबसे कम है। तो राइट आंसर हो गया सी, चांदी। अगला क्वेश्चन है, तांबे की रेजिस्टिविटी होती है, यानी तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ऑप्शन देखो क्या दे रखा है, एल्यूमिनियम से कम, एल्यूमिनियम से अधिक, एल्यूमिनियम के बराबर, एल्यूमिनियम से ठीक दोगुना। तो एल्यूमिनियम से कम होता है, यानी तांबे का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो एल्यूमिनियम की अपेक्षा कम होता है। और सबसे कम, पहले वाले प्रश्न में था कि सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध किसका होता है, चांदी का होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन से होगा कि एल्यूमिनियम से तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, जब धारिता को पूर्ण आवेशित किया जाता है तो परिपथ में धारा का मान क्या होगा। एक कैपेसिटर है, यदि वह पूर्ण आवेशित हो जाता है तो परिपथ में धारा का मान शून्य हो जाता है, और जब वह आवेशित होना प्रारंभ करता है उस समय धारा का मान अधिकतम होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जब धारिता को पूर्ण आवेशित किया जाता है तो परिपथ में धारा का मान शून्य हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये कुछ प्रश्न थे इस पेपर से संबंधित। शेष जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ठीक है साथियों।